हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पॉलिटी के अभी तक 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या-क्या फीचर हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लेक्सिबल है और पार्टली रिजिड है, ठीक है? अदर इंपॉर्टेंट चीज़ डेमोक्रेसी है, जहाँ पर फंडामेंटल राइट हैं, ड्यूटीज़ हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ है। ये समरी प्रोवाइड की है ताकि चैप्टर से रिलेटेड सारी क्लैरिटी आपको हो जाए, ठीक है? और नेक्स्ट बात क्या बताई गई, जैसे यूनिटरी वाइसनेस है, जैसे क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस देखने को मिलता है, तो यूनिटरी वाइसनेस दिखेगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वही इम्प्लीमेंट होते हैं। सेक्युलरिज्म है, हमारे इंडिया में किस तरह का सेक्युलरिज्म है ये देखेंगे, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है या नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, सिंगल सिटीजनशिप क्यों है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन क्यों है, क्यों थ्री टियर गवर्नेंस है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब यूनिकनेस देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो, पॉलिटी का ये 3rd चैप्टर है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैंने 2 चैप्टर कन्फर्म कर दिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिकनेस में क्या है, बोरोड येट यूनिक। मतलब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आधे से ज़्यादा जो है बोरोड है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने वॉर किया है तो इसमें शर्माने की बात है। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का एक सा ही हो सकता है, मगर उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस। जो लोकल कंडीशंस हैं, उनमें क्रिएटिविटी देखना चाहिए। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें फीचर लिए गए हैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? और ये ब्लेंड है क्रिएटिविटी का। कैसे क्रिएटिविटी का ब्लेंड है? जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, 74th नहीं दिखेगा, 42nd में किस तरह से यूनिटरी वाइसनेस दिखा और फिर 44th में किस तरह से इस अमेंडमेंट के तहत फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्टोर किया गया। तो इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बारोड है, मगर यूनीक भी है। क्यों यूनीक है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ डायनामिक एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, उस समय कितने प्रोविज़न थे? 395 आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे? ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है? तो यही बात यहाँ पर की गई है कि उसके बाद बहुत सारे चेंजेज़ आए और अमेंडमेंट आए। जैसे 42nd अमेंडमेंट मैंने आपको बताया कि किस तरह से 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी। जैसे सेक्युलर वर्ड यूज़ किया गया प्रिएम्बल में, ठीक है? और बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे पार्लियामेंट का शासन बढ़ा दिया गया, 6 साल कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा का। तो इस तरह की चीज़ें जो है 44th अमेंडमेंट से रिस्टोर की गईं। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये जनता गवर्नमेंट के टाइम पर आया और ये इंदिरा गांधी के टाइम पर आया, जिसे अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अथॉरिटेरियन रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया, जुडिशरी में खुद के अपॉइंटमेंट किए जाने लगे। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, तीसरा क्या है कि मेजर अमेंडमेंट क्या हुए, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म हुआ। देखो, सेवेन सेवेंथ अमेंडमेंट आया 1956 में। 1956 में सेवेंथ अमेंडमेंट क्यों आया? देखो, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, सेपरेट स्टेट की मांग उठने लगी। और ये मांग क्या थी? पहले तो ये सेपरेट स्टेट की मांग उठी, फिर उसके बाद लैंग्वेज बेस पे मांग उठने लगी। उसके बाद बहुत सारे कमीशन बनाए गए, एसवाईपी कमीशन, जैसे आपको लाला ये जवाहरलाल नेहरू जी मिलेंगे उसमें, ठीक है? और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मिलेंगे। तो इस कमीशन ने कहा कि लैंग्वेज बेस पर हम जो है आपको स्टेट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, ये इंडिया की यूनिटी के खिलाफ है। मगर क्या किया गया, फज़ल अली कमीशन आया। फज़ल अली कमीशन ने कहा कि लैंग्वेज के आधार पे तो स्टेट बनाया जा सकता है, मगर
वन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि फजल अली कमीशन ने कहा कि लैंग्वेज के आधार पर तो आप बना सकते हो स्टेट, मगर आप वन स्टेट वन लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करोगे। वन लैंग्वेज वन स्टेट में क्या होगा कि अदर स्टेट के लोग आएंगे तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये फजल अली कमीशन ने ये बात कही। तो क्या हुआ, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या देखने को मिला हमें, कि देखने को मिला कि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट को। बहुत सारे 1956 के बाद जब आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद बहुत सारे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। 42nd अमेंडमेंट आपको बताया कि 1976 में आया था ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। उस समय क्या किया गया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा गया। क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है, बहुत सारे चेंजेस लाए गए इमरजेंसी के टाइम पर और बहुत सारे प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया, केशव नंदा भारती केस जो आया 1973 में, उसको पलटने के लिए क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट है उन्हें चेंज किया जा सकता है और डीपीएसपी की डोमिनेंस होगी। मतलब फंडामेंटल राइट कैसे, जैसे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, तो आर्टिकल 19 को भी हटाया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर और कभी भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। और आर्टिकल 21 को भी इमरजेंसी के टाइम पर हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर की गई, मगर क्या किया गया इसमें, मतलब आपको जो है सेंट्रलाइजेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, कैसे सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग हो रही है, इमरजेंसी अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर आ रहा है, जुडिशरी पर कर्व किया जा रहा है। जुडिशरी पर कर्व किस तरह से हुआ, जैसे क्या हुआ, जुडिशियरी जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशरी ने कहा कि जो होगा इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को स्थगित नहीं किया जा सकता, कन्विक्शन से रिलेटेड और राइट टू लाइफ से रिलेटेड आर्टिकल को। मगर क्या किया गया है, इमरजेंसी के टाइम पर इन सब आर्टिकल को, आप फंडामेंटल राइट पूरे ही आपके स्थगित कर दिए जाएंगे टेम्परेरी, और आप जुडिशरी में नहीं जा सकेंगे, अप्रोच नहीं कर सकेंगे आपकी हेल्प के लिए। तो इस तरह की चीज़ें की गईं। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ेशन देखने को मिला इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि इसमें क्या किया गया, सोशलिस्ट और डायरेक्टिव यूज़ किए गए। जैसे क्या हुआ, प्रिएम्बल में इंदिरा गांधी ने ये जताने के लिए कि हम ये जो है सोशलिस्ट स्ट्रक्चर हैं, तो बहुत सारे वर्ड यूज़ किए। जैसे आपको देखने को मिलेगा सेक्युलर वर्ड यूज़ कर देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट वर्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें इंदिरा गांधी के टाइम पर की गई, डीपीएसपी को प्राइमेसी दी गई, तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मगर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, इसने डेमोक्रेटिक इस सिस्टम को बैलेंस किया। कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को बैलेंस किया, अगर आप 44th अमेंडमेंट देखोगे तो इनने इसने रीस्टोर कर दिया बहुत सी चीज़ों को। जैसे क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, तो इसको अबॉलिश किया गया था, मगर इसको लीगल राइट बना दिया गया। अबॉलिश तो पहले ही कर दिया गया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट के तहत, मगर इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 ए के तहत। याद रखना है, लीगल राइट का क्या मतलब है कि आप फंडामेंटल राइट की तरह सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। लीगल राइट का मतलब है आप लोअर अथॉरिटी से जाना चालू करोगे, लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट जाओगे, देन सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो इस तरह से ये लीगल राइट बनाया गया। और अगर गवर्नमेंट को जरूरत है आपकी प्रॉपर्टी की, रोड बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, तो आपका मुआवजा देकर, जो 2013 में एक्ट आया था, स्टेट जो है मुआवजा देगी आपकी जमीन बेचने पर। तो उस समय पर किस तरह से आपकी जमीन को गवर्नमेंट लेगी, कितना मुआवजा देगी, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले क्या होता था, 44th अमेंडमेंट से पहले ये सब नहीं था। तो मैंने आपको बताया लीगल राइट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब इसने क्या किया, 44th अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलेगा, इसने रीस्टोर कर दिया किसको, लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो टर्म्स था, वो उसे 5 ईयर कर दिया, जो 6 ईयर कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट में। इमरजेंसी का मिसयूज किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। जैसे इंटरनल इमरजेंसी क्या हुआ था, विदाउट रिटन कैबिनेट से ऑर्डर लिए डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बोल दिया गया कि आप जो है इसको इंटरनल इमरजेंसी लगा दीजिए। मगर 44th अमेंडमेंट ने कह दिया कि इंटरनल इमरजेंसी नाम का कोई वर्ड नहीं रहेगा, आप आर्म्ड रिवेलियन रहेगा। आर्म्ड रिवेलियन का क्या मतलब है कि आप अगर कोई इंडिया के अंदर आर्मी जो है तख्ता पलट करती है, उस केस में इमरजेंसी लग सकती है। और कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होगी। कैबिनेट मैंने आपको बताया कि किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद कैबिनेट होती है, छोटा चैम्बर होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे,
होम मिनिस्टर होंगे, एक्सटर्नल मिनिस्टर होंगे, इन्हें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर कहा जाता है। तो ये कैबिनेट की डेफिनिशन है। नेक्स्ट क्या है, 73rd और 74th अमेंडमेंट आया 1992 में। अब इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूट किया गया और अर्बन लोकल बॉडीज इंट्रोड्यूस किए गए। ये क्यों की गई? ये जो हमारे गांधी जी का सपना था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, लोकल लोगों को बल नहीं मिल पाता है, लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, लोकल लोगों का से नहीं हो पाता है, उनकी वॉइस को दम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए प्रधानी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, सरपंच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, अर्बन लोकल बॉडीज इंट्रोड्यूस की गई का ताकि वहां पर जो सफाई का काम अच्छे से हो सके। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी क्या है, साइलेंट फीचर का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स जान लो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, देन डीपीएसपी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ कि कोऑपरेटिव को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर मिल गया। आप देखेंगे कोऑपरेटिव आर्टिकल 19 में भी है, फंडामेंटल राइट भी है, कोऑपरेटिव आप बना सकते हो, और डीपीएसपी में भी है। डीपीएसपी का मतलब है कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को प्रमोट करेगी, तो 43 बी में भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल आपको धीरे-धीरे रट जाएँगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है? उसके बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का ज़िक्र है जो 2016 में जीएसटी को लाया। जीएसटी का क्या एम था? वन नेशन वन टैक्स, जो आज तक ये हो नहीं पाया है। मगर इसका एम इनडायरेक्ट टैक्स को सब्स्यूम करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ देखना, और लोगों को जिस तरह की परेशानी होती है, जगह-जगह टैक्स देना पड़ते हैं, ऑक्ट्राई टैक्स, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, इन सब चीज़ों में बल मिलना, ठीक है? आगे क्या बताया गया? सुप्रीम कोर्ट्स रोल। अब क्या है, आप देखोगे, फीचर देखोगे, यूनिकनेस देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैंने आपको बताया 1973 में केशव नंदा भारती केस आया था। अब केशव नंदा भारती केस में आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रोका गया। उसे अनलिमिटेड जो थी, उसे लिमिटेड कर दिया गया। कैसे? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया। आप केशव नंदा भारती, नए बच्चे समझ लो, पुराने बच्चों को पता होगा क्या होता था। 1973 से पहले क्या होता था कि पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा वॉइस थी और से था, मतलब पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट को भी कभी-कभी अमेंड कर देता था, प्रिएम्बल को भी कभी अमेंड कर देता था। तो 1973 में जुडिशियल एक्टिविज़्म की वजह से एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। अब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या था कि कुछ चीज़ें जैसे सेक्युलरिज़्म, फेडरलिज़्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को आप रिमूव नहीं कर सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टेट्स के कुछ राइट्स हैं, उनको रिमूव नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते। तो इस तरह की बेसिक चीज़ों की एक लिस्ट बनाई गई, जो लिस्ट टेम्परेरी है, मतलब वो बदलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट उसमें चीज़ें इंक्लूड करता रहता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद जो है गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के द्वारा उन्हीं स्ट्रक्चर को तब्दील किया जाता है, जो तब्दील करने लायक हैं, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैं, जिनसे यूनिटी आती है, सेकुलरिज़्म आता है, उसको जो है तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। आपको पता ही होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। दूसरी इम्पोर्टेंट, रिजिड क्यों है? रिजिड इसलिए है, कुछ प्रोविज़न सिंपल मेजॉरिटी से आप तब्दील नहीं कर सकते पार्लियामेंट के द्वारा। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, और स्टेट 50% स्टेट का वॉइस चाहिए होती है। मतलब 50% स्टेट जो होंगे, आधे स्टेट को सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी, आप जीएसटी देखेंगे पहले पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने पहले डिस्कस की है, आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा क्वेश्चन मार्क भेज देना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगी, देन जो है वो स्टेट्स में जाएगी, और 50% स्टेट ऐसे होंगे जो उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। जैसे हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी, ठीक है? नेक्स्ट बताया गया है कि अमेंडमेंट बताए गए हैं। देखो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जिसमें एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जज को कौन अपॉइंट करता है? कोलिजियम अपॉइंट करता है, और कोलिजियम जो अपनी रिपोर्ट है वो छुपा के रखता है। कोलिजियम क्या होता है? कोलिजियम क्या होता है, जजेस की एक
चैम्बर होता है जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और सीजेआई होता है। तो 5 जजेस या 4 जजेस देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह से हाई कोर्ट में होता है। तो इसमें क्या है, जो अदर ऑर्गन है जैसे लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, अपोजिशन है, इनके मेंबर देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो 2014 में ये जो अमेंडमेंट लाया गया था बीजेपी के द्वारा, क्योंकि 2014 में ही बीजेपी आई थी, उसके बाद क्या हुआ कि आप अगर देखेंगे 2014 के अंदर, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में लेजिस्लेटिव विंग भी इंक्लूड की गई, जुडिशियल विंग भी इंक्लूड की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया, इस एक्ट, इस अमेंडमेंट को। कहा ये अमेंडमेंट गलत है, ये जुडिशियल की सेपरेटिज्म और जो जुडिशियल की सुप्रीमेसी है उसे खत्म करता है। मतलब जुडिशियरी अलग ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव अलग ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव अलग ऑर्गन है। यहाँ पर तो आपको कॉपरेशन देखने को मिलेगा। जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स को टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये 5 साल के लिए बनते हैं, फिर अदर लोग मिनिस्टर बनते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब वो है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, तो इनके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। जबकि आप ये देखोगे, जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट ऑर्गन है, इनमें कॉपरेशन नहीं मिलता। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो 5 साल के लिए आते हैं और जो लॉ को बनाते हैं, और इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। एक चीज और आप जान लो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स को कहा जाता है। 60 से 70 साल वो जॉब करते हैं और अपने जो लॉ हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आप देखेंगे किसी स्टेट में, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एसपी सिस्टम होता है, कमिश्नरेट सिस्टम होता है, इनके द्वारा चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हमने 99th अमेंडमेंट की थोड़ा-सा ओवरव्यू जाना। 100th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ कॉन्क्लेव थी। उसमें क्या था? लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट होना था। जैसे मान लो ये बांग्लादेश है और ये इधर इंडिया का बॉर्डर है। तो इंडिया की कॉन्क्लेव कुछ बांग्लादेश के अंदर थी, और बांग्लादेश की जो कॉन्क्लेव है, मतलब एरिया है, जो पॉपुलेशन है या ज़मीन है, वो इंडिया में थी। तो इस एक्ट के तहत बहुत सारी कॉन्क्लेव इंडिया की, जो इंडिया की तरफ मिला ली गई, और बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश की दे दी गई। तो इसे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कहा जाता है। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ये अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। कोई भी अमेंडमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो रट लेना, क्योंकि यूपीएससी मैच द फॉलोइंग कराता है और क्वेश्चन देता है। इसके बाद हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें जीएसटी को यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे पार्ले जी है, जब आप पार्ले जी लेने जाते हो तो आप पे वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाता कि पार्ले जी 5 रुपए का है और मैं 2 रुपए का टैक्स और लगा रहा हूँ क्योंकि इसे उस दुकान से खरीद कर लाया। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब पार्ले जी के अंदर ही टैक्स इन्वॉल्व है। आप इसको पढ़ेंगे अगर इसका रैपर, तो आपको टैक्स दिखेगा। तो इस इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाइड किया गया, और टैक्स जो हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया। डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या मतलब है? कि टैक्स वहीं पर लगेगा जहाँ पर ज़रूरी है। मतलब डेस्टिनेशन बेस का मतलब हो गया कि मान लो यहाँ पर मॉल बन रहा है, महाराष्ट्र के अंदर मॉल बन रहा है इस जगह पर। यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, जहाँ पर डेस्टिनेशन है इसका, मान लो यूपी में उतर रहा है, तो यहाँ पर यूपी को ये टैक्स दे मिलेगा, और इसके बाद कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा और स्टेट के बीच में बाँट दिया जाएगा। तो इस तरह के 3 टैक्स देखने को मिलते हैं हमें जीएसटी में, जैसे सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और एक होता है कॉन्करेंट जीएसटी, मतलब जहाँ पर दोनों सेंटर और स्टेट के टैक्स कलेक्ट होते हैं और सेंटर के द्वारा दोनों में बाँट दिया जाता है। अब 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सुन लो, क्या हुआ? जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस था, इसमें क्या, इसे 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो पार्लियामेंट किसी एक्ट से बनाती है, ठीक है? इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। इसके बाद क्या किया गया? इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। मतलब बहुत सारे चेंजेस का मतलब, इसको इन्वेस्टिगेशन पावर दी गई, इसको ओबीसी से रिलेटेड जो है आप लिस्ट मेंटेन कर सकते हो, सेंट्रल लिस्ट। तो इसके बाद क्या हुआ, 2018 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देने का क्या मतलब है? इसको एक सेपरेट आर्टिकल दे दिया गया। सेपरेट आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 338 बी। आप 338 बी देखेंगे तो ये क्या कहता है कि हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना सकते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा? आर्टिकल 338 बी। और 342 ए जो है, 342 ए क्या है? सेंटर जो है अपना
सेंटर के द्वारा अपनी लिस्ट बनाई जा सकती है। सेंटर की जो लिस्ट है 342 ए के तहत सेंटर अपनी ओबीसी की लिस्ट बना सकती है। इसमें स्टेट के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट आपको बताई गई। क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि 1993 में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। यूपीएससी पूछ सकता है। उसके बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशनल 102 102 अमेंडमेंट के तहत 102 कह लो या 102nd अमेंडमेंट के तहत इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया गया। एक इसकी अथॉरिटी बनाई गई जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और 338 बी के अंदर ये अथॉरिटी बनाई गई और 342 के ए के अंदर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट हो सकती है जो जॉब्स के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, ठीक है? अब 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें क्या किया गया, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के छोड़कर, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, जिनकी इनकम लिमिट 8 लाख से कम होती है, उन्हें एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन देने के लिए। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन कौन होते थे? जैसे मान लो कोई ब्रिटेन से कॉलोनी बनाने के लिए इंडिया आया, अब इंडिया में ही उसके बच्चे पैदा हो गए, तो ये एंग्लो इंडियन के लिए क्या था, लेजिस्लेचर में मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या था, एक रिजर्वेशन था, इनके लिए एक सीट हुआ करती थी जहां पर ये रिप्रेजेंट करते थे और अपनी वॉइस उठाते थे। मगर क्या हुआ, ये भी एक खत्म कर दी गई। अभी क्या है, एससीज और एसटी के लिए लिस्ट है बस, मतलब एससी एसटी के लिए एक सीट है, दो। ठीक है। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, क्या होता था, पहले स्टेट के पास पावर नहीं थी कि वो स्टेट की ओबीसी लिस्ट बना सकें, मगर अब क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के द्वारा भी ओबीसी लिस्ट बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिले। और इसके हम ये चीज़ भी देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिफ़ॉर्म आए, कैसे ये फ़ॉर्म हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।